नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। कफ सिरप कांड के कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ की टीम आजमगढ़ में विकास सिंह के घर पहुंची, लेकिन वो पहले ही फरार हो गया। वहीं काशी में कुल 38 फर्मों और 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपने नाम को लेकर फैल रही अफवाह पर ऐतराज जताया है। वहीं योगी सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। फेंसेडिल सिरप और कोडीन युक्त दवाओं की तस्करी के मामले में जांच तेज हो गई है। आजमगढ़ में कफ सिरप कांड के कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ की टीम विकास सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची। हालांकि छापेमारी से पहले ही विकास सिंह मौके से फरार हो गया, जिसके बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह भी रडार पर है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से आलोक भी फरार चल रहा है। एसटीएफ की टीम आजमगढ़ जिले के नरवे गांव पहुंचती है, जहां विकास सिंह नरवे के घर पर छापेमारी करती है। फिलहाल विकास सिंह नरवे घर पर नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद एसटीएफ लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये विकास सिंह नरवे वही है जो शुभम जायसवाल को न सिर्फ अमित सिंह टाटा से मिलवाया था, बल्कि पूर्वांचल के बाहुबली, सफेदपोश और औषधि विभाग के कई डॉक्टरों से मिलाकर इस पूरे सिंडिकेट को खड़ा करने का काम किया था। वाराणसी में कफ सिरप मामले में जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। 28 फर्मों के बाद ड्रग विभाग ने 12 और फर्मों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वाराणसी के कोतवाली थाने में कुल 38 फर्मों और 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन में जिन पे हमने एफआईआर किया, ये फर्में जो 12 थी ये बंद पाई गई। जिनको एक नोटिस भी भेजा गया था कि आप 3 दिन में हमें सेल परचेज रिकॉर्ड, ईवे बिल और बैंक स्टेटमेंट की डिटेल दें, लेकिन ना तो कोई देने आया, ना तो कोई बाई पोस्ट हमें प्राप्त हुआ। तो इससे हमें प्रतीत हुआ संदिग्ध कि ये लग रहा है कि ये बल्क में कहीं ट्रांसफर किए हैं और प्रॉपर्ली सेल रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी तहरीर दी गई, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर सके और पता लगा सके कि ये कफ सिरप किधर गई है। कफ सिरप कांड मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें धनंजय सिंह ने लिखा है कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। विरोधी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। धनंजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि वाराणसी में पीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। धनंजय सिंह ने कफ सिरप कांड पर सीबीआई जांच की मांग की है। योगी सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है। यूपी के सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप और दूसरी एनडीपीएस कैटेगरी की दवाओं की खरीद बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की जांच के आदेश दिए गए हैं। दवाओं के लिए जरूरी पेपर न मिलने पर ड्रग लाइसेंस कैंसिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान चलाकर ड्रग लाइसेंस की शर्तों का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध दवाओं की खरीद बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद सभी जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू की है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे ड्रग नेटवर्क से जुड़े माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। नशे के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां कर रही है। नशीला कफ सिरप सिंडिकेट गैंग का सरगना शुभम जायसवाल की तलाश लगातार हो रही है। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है और कौन कौन रडार पर है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। नशे के कारोबार के रूप में इस्तेमाल कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। कफ सिरप के काले कारोबार का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बाद वो पत्नी के साथ फरार होकर दुबई पहुंच गया है। सोनभद्र और गाजियाबाद पुलिस ने शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है
और इस सिंडिकेट से जुड़े अमित सिंह टाटा को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। इस सिंडिकेट को अवैध तरीके से कोडीन सिरफ बेचने वाली दिल्ली की वान्या एंटरप्राइजेज के मालिक विशाल उपाध्याय को एसटीएफ तलाश रही है। दुबई में बैठे बैठे मेरठ के आसिफ और बिहार के रहने वाले आईडी की भूमिका भी अब तलाशी जा रही है। वाराणसी के रहने वाले शुभम जायसवाल पर प्रतिबंधित कप सिरफ, फैंसीडिल और कॉक तस्करी के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचाने का आरोप है। कप सिरफ की तस्करी के सिंडिकेट ने बीते 3 साल में ही करीब 300 करोड़ रुपए कमाए। जैसे साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं, वैसे ही कप सिरफ सिंडिकेट ने म्यूल मेडिकल स्टोर खुलवाए। सिंडिकेट के खुलासे के बाद फर्जी मेडिकल स्टोर पर अब तक 87 एफआईआर एफएसडीए पुलिस करा चुकी है। इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा तब हुआ जब 18 अक्टूबर को एक्साइज विभाग के साथ वाहन चेकिंग चल रही थी। 2 ट्रकों में छिपाकर रांची ले जाई जा रही करीब 2.25 करोड़ रुपए की अवैध फैंसीडिल सिरफ सोनभद्र पुलिस ने बरामद की। साइबर फ्रॉड में जैसे म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है, कप सिरप के इस काले कारोबार में वैसे ही म्यूल मेडिकल स्टोर्स का इस्तेमाल हुआ। म्यूल मेडिकल स्टोर्स यानी जो सिर्फ कागजों पर हैं, असलियत में कहीं पर नहीं है। और इन मेडिकल स्टोर्स के जरिए ही करोड़ों रुपए के अवैध कप सिरप की खरीद और बिक्री दिखाई गई। हवाला के जरिए पहले इन मेडिकल स्टोर्स के बैंक खातों में रकम डलवाई गई, फिर उस रकम से कप सिरप की खरीद दिखाई गई। बाद में इसी मेडिकल स्टोर के जरिए कप सिरप की बिक्री भी दिखाई गई फर्जी तरीके से, जबकि असलियत में ये कप सिरप बांग्लादेश पहुंचा दिए गए। 3 नवंबर की देर रात सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस के साथ गाजियाबाद के गोदाम में छापा मारा और दवा कारोबारी सौरभ त्यागी को गिरफ्तार कर मौके से करीब 3.5 करोड़ रुपए का अवैध कप सिरप बरामद किया। सौरभ ने बताया कि एक ट्रक रांची पहुंच रहा है। सोनभद्र पुलिस रांची पहुंची, वहां एक ट्रक में 40 लाख की फैंसीडिल बरामद की गई है। गाजियाबाद में गिरफ्तार सौरभ त्यागी एस्कॉफ और फैंसीडिल की C&F एजेंट है। सौरभ से पूछताछ में ही वाराणसी के शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। सौरभ ने बताया कि पूर्वांचल में कफ सिरफ का काला कारोबार शुभम ही देखता है। इस सिंडिकेट में हवाला का पैसा भी खपाया जा रहा है। जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेजों की खोली गई दवा दुकानों के करेंट बैंक खाते भी खुलवाए गए हैं। अब इन फर्जी दुकानों में हवाला के जरिए कैश डिपॉजिट कराया गया और उस रकम से सौरभ त्यागी से फैंसीडिल खरीदा गया। अब इस कफ सिरफ की फर्जी बिक्री दिखाई गई। ऐसे मेडिकल स्टोर्स के नाम पर बिल काटे गए जो सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। कई बिलों में जीएसटी नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर भी फर्जी पाए गए हैं। इस्लामी मान्यताओं में शराब हराम है, लिहाजा बांग्लादेश में शराब बैन है। जिसको मिलती है वो कानूनी परमिट पर, और ये परमिट ज्यादातर गैर मुस्लिम लोगों के पास हैं। लिहाजा बांग्लादेश में नशे के लिए भारी पैमाने पर फैंसीडिल, एस्कॉफ और अन्य कोडीन युक्त सिरफ का इस्तेमाल होता है। भारत में 285 रुपए में मिलने वाला फैंसीडिल कफ सिरफ बांग्लादेश में 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत में मिलता है। वाराणसी में कफ सिरप मामले में जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। 28 फर्मों के बाद ड्रग विभाग ने 12 और फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वाराणसी के कोतवाली थाने में कुल 38 फर्मों और 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल ने 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, जिसने वाराणसी से लेकर झारखंड और बंगाल समेत रांची और कई देश के हिस्सों में सिंडिकेट खड़ा कर दिया है। शुभम ने एक फर्जी फर्म का अलग अलग नामों से लाइसेंस लिया था, जहां सिरप के खरीद फरोख्त को दिखाया जाता था। वेरिफिकेशन में जिन पे हमने एफआईआर किया, ये फर्में जो 12 थी ये बंद पाई गई, जिनको एक नोटिस भी भेजा गया था कि आप 3 दिन में हमें सेल परचेज रिकॉर्ड, ईवे बिल और बैंक स्टेटमेंट की डिटेल दें, लेकिन ना तो कोई देने आया ना तो कोई बाई पोस्ट हमें प्राप्त हुआ। तो इससे हमें प्रतीत हुआ संदिग्ध कि ये लग रहा है कि ये बल्क में कहीं ट्रांसफ़र किए हैं और प्रॉपरली सेल रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी तहरीर दी गई, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर सके।
सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल का कुछ दिन पुराना एक वीडियो सामने आया जिसमें वो वाराणसी में कारोबारी को पीट रहा है। शुभम के साथ अमित सिंह टाटा। बताया जा रहा है कुछ साल पहले शुभम दवा की दुकान में काम करता था, फिर उसने दवा की दुकान खोली और बीते 5 साल में ही वो अरबपति हो गया। जांच आगे बढ़ी तो 4 नवंबर को गाजियाबाद का सौरभ त्यागी गिरफ्तार हुआ। सौरभ के गिरफ्तार होते ही अगले दिन 5 नवंबर को शुभम जायसवाल दुबई भाग गया। इसके बाद एसटीएफ भी इस पूरे मामले में तेजी लाई और अब अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है। इस सिंडिकेट से पूर्वांचल के एक बाहुबली पूर्व सांसद की करीबी भी बताई जा रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। ईडी की जांच में अल-फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पी गई। ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे, जैसे नथू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार किसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं। जांच एजेंसियां कह रही हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी।
बहराइच में 30 साल के बेटे ने 60 साल के बुजुर्ग पिता की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। और रामबरन चौरसिया और उनके छोटे बेटे हजारीलाल के बीच कहासुनी हुई थी। गुस्से में हजारीलाल ने फावड़ा मारकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। वो मानसिक तौर पर कमजोर बताया जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव ठोरिया बरईपुरवा में एक बेटे ने फावड़े से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मृतक की पहचान रामबरन चौरसिया के तौर पर हुई, जो अपने दोनों बेटों के साथ रहता था। रामबरन अपने छोटे बेटे हजारीलाल के साथ खेत में काम करने गया था। दोपहर में भोजन करते वक्त हजारीलाल का अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर हजारीलाल ने पास में रखे फावड़े से रामबरन चौरसिया पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी हजारीलाल मानसिक रूप से बीमार है और छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि मृतक रामबरन चौरसिया, इनकी उम्र 60 वर्ष है, इनके पुत्र हजारी जिसकी उम्र 30 वर्ष है, वो उनके साथ ही रहता था। आज किसी बात पर विवाद होने पर, जो कि मंदबुद्धि का भी बताया जा रहा था, उसने फावड़े से उनके सर पर प्रहार करके उनकी हत्या कर दी है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। बेटे के जरिए पिता की हत्या करने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मेरठ में एक मुस्लिम परिवार ने दूसरे समुदाय के लोगों के बीच मकान खरीद लिया, जिसके बाद उसमें दूध का कारोबार भी शुरू कर दिया गया। दूध कारोबार शुरू होने के बाद पूरे मोहल्ले में जाम लगने लगा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय अगर यहां रहेगा तो वह अपने घरों में ताला लगाकर इलाके को छोड़ देंगे। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में सदर बाजार इलाके के थापर नगर मोहल्ले की गली में एक मुस्लिम परिवार के आने से बवाल हो गया। मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और विरोध शुरू कर दिया। साथ ही परिवारों ने पलायन करने की धमकी तक दे डाली। लोगों ने मकान बिकाऊ की पोस्टर हाथ में लेकर पलायन करने की चेतावनी दी। ये भैया मकान ले लिया गया है दूसरे संप्रदाय से, तो पहले 2 महीने पहले विवाद हुआ था, तब इसका बयाना वगैरह सब वापस कर दिया गया था। अब जिनका मकान था, ये नरेशकार लगा, वो रातों रात देश के चले गए यहाँ से और दूसरे पक्ष को कब्जा दे गए हैं। वो अब यहाँ बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इंस्पेक्टर साहब आए थे सदर थाने के, वो तो ताला लगा के वो चाबी अपने साथ ले गए हैं। स्थानीय लोगों की नारेबाजी शुरू करने के बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम ने अनुभव कालरा और रीना कालरा से करीब 1 करोड़ रुपए में ये मकान खरीदा था। 5 दिन पहले रजिस्ट्री कराकर परिवार के साथ यहाँ रहने आए और दूध का कारोबार शुरू किया। यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहाँ पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब सारी दिक्कत ये है कि अगर इंसान को जाना है, कहाँ से जाएगा? ऊपर से फिर यहाँ पे गाली गलौज भी हो रही है। यहाँ पे रात को कई बार पुलिस को बेटी साहब ने भी फोन करा है, सबने करा है। यहाँ बैठ के सामने दारू पी जाती थी और कई बारी, और ये थाना प्रभावी को भी पता है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए। इन्होंने 8:30 बजे सुबह वहाँ का ताला खुलवाया। क्या मैनेजमेंट रहा ये तो ये जाने। उस पे जो है फिर यहाँ थाने आके मजबूरी में दरी बिछा के बैठना पड़ रहा। योगी जी, हमारी आपसे मांग है कि ये जिस तरीके से पलायन हो रहा है, यही थापर नगर गली नंबर 6 जहाँ मकान हिंदू का जो है मुस्लिम ने खरीदा है, इसी के जगह 100 मीटर बराबर में एक पटेल नगर मोहल्ला हुआ करता था। 250-300 जो है मकान हिंदुओं के था। आज एक मकान भी वहाँ जो है हिंदू का नहीं है, सब विधर्मियों ने खरीद लिए हैं। स्थानीय लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर हाथ में लेकर पलायन करने की चेतावनी दी। पुलिस ने काफी समझाया, लेकिन पंजाबी समाज के लोग नहीं माने।
यहाँ पर धरना जारी है और सीधे तौर पर लोग यही मांग कर रहे हैं कि योगी जी मकान वापस कराओ। इसके लिए प्रहलाद नगर, पटेल नगर और ये थापर नगर जैसी तस्वीरें मेरठ में उभर कर आ रही है और लोग अब सड़कों पर है, विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।